एवरीवन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में, तो आज इस वीडियो में भी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। वहां पर हमने पढ़ा था 3 स्टेजेस के बारे में। फर्स्ट स्टेज जिसको हम बोल रहे थे स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकेंड स्टेज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड थर्ड स्टेज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब हम पढ़ेंगे व्हाट ऑल आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स की कौन कौन से कॉजेज हैं कि जिसकी वजह से एक प्रोड्यूसर को इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं फर्स्ट स्टेज में और नेक्स्ट स्टेज में उन्हें डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सो फर्स्ट केस, पहला जो फर्स्ट कॉज है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स का, वो है दैट इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। देखो हम इससे समझते हैं। सपोज करो कि एक प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, वहां पर क्लोथ प्रोडक्शन है। उस प्रोडक्शन हाउस की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 1 डे के अंडर जो है वो 5 लेबर्स अगर वो लगाते हैं तो उनको मैक्सिमम उनका प्रोडक्शन जनरेट होता है। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग के अंदर एक क्या लगाया, लेबर लगाए, एक वेरिएबल फैक्टर लगाया, 2 लगाए, बस 2 ही लगाए। अब क्योंकि उनको फर्स्ट स्टेज में, अभी इसी स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न्स के स्टेज में, तो शुरुआत में अगर वो कम लेबर्स लगाते हैं, कम वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं, तो उनके रिटर्न्स क्या हो जाएंगे, जो प्रोडक्शन है, अभी भी उस प्रोडक्शन हाउस की कैपेसिटी 5 तक है, मीन्स 5 लेबर्स तक लगा सकते हैं तब उनको मिलेगी, लेकिन उन्होंने कितनी लगा रखी है, 2 लेबर्स ही लगा रखी है। तो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज, हर एक प्रोड्यूसर चाहेगा कि अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करे, तो वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए अपने जो वेरिएबल फैक्टर्स है उनको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि अपने जो फिक्स्ड फैक्टर है, यानी कि जो प्रोडक्शन हाउस जो फिक्स्ड फैक्टर है वो उसको प्रॉपरली, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, लेबर्स को, वेरिएबल फैक्टर्स को और ज्यादा कंबाइन करना पड़ेगा विथ फिक्स्ड फैक्टर्स, जिससे कि उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना। तो जितने ज्यादा वो लेबर उस स्टेज में लगाता जाएगा, उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या, टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से उसको क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सेकेंड इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अब देखो सारे के सारे जो लेबर्स है, सपोज करो 5 लेबर्स लगा दिए, वो 5 के 5 लेबर्स सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उनको डिवाइड कर दिया, भाई तुमने ये काम करना है, एक ने डाइंग का काम करना है, एक ने पैकिंग का काम करना है, तो इस तरह से उनको सबको अपना अपना काम दे दिया। अब जैसे जैसे वो काम करते जाएंगे, क्योंकि एक एक काम सबको मिला हुआ है, तो बार बार वो जब काम करते जाएंगे, एक तो पहली बात कि उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको काम दे दिया, कि डिवीजन ऑफ जो लेबर किया है हमने वो बहुत अच्छे से किया है, कि जिसको जो काम आता है अच्छे से ऑलरेडी पहले हमने उसको वही काम किया। अब वो वही काम कर रहा है जो ऑलरेडी उसको आता है, और उसी काम को वो बार बार कर रहा है, तो बार बार करेगा तो वो और ज्यादा उसमें एफिशिएंट हो जाएगा, मीन्स और ज्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है हमारा, वो क्या करती है, डिवीजन ऑफ लेबर अच्छे से हुआ, वहां पर सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, विच विल इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। थर्ड इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स की, जो हमारे फैक्टर्स है, फिक्स फैक्टर और जो वेरिएबल फैक्टर है, उसका जो रेशियो है, जो वो क्या है, आइडियल रेशियो है, बेटर कोऑर्डिनेशन। ये तो था हमारे कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों मिलते हैं, देखो फर्स्ट इज फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर का मतलब क्या है, कि अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो हमने लैंड, जो हमने प्रोडक्शन हाउस लिया है, उसमें 5 से भी ज्यादा हमने लेबर लगा, ठीक है, 5 से ज्यादा लेबर लगाते जा रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमने जो अपने फिक्स फैक्टर्स हैं उनका ओवर यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया, कि उसको ज्यादा यूटिलाइज कर, जिससे कि उसकी जो एफिशिएंसी थी वो क्या हो गई, कम हो, ठीक है। तो as more and more of the variable factor we are combining with the fixed factors, the total production starts increasing, but it will increase at decreasing it, and also it will give the diminishing returns. नेक्स्ट इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, कि यहाँ पर जो फैक्टर सब्स्टिट्यूट्स हैं वो हमारे पास इम्परफेक्ट हैं। फैक्टर सब्स्टिट्यूट मीन्स कि हम लेबर की जगह जो है कैपिटल का यूज नहीं कर सकते, या कैपिटल की जगह हम लेबर का यूज करें। जो काम एक कैपिटल कर
करेगी, कैपिटल से हम मशीन परचेज करके आएंगे, तो मशीन जो काम करेगी वो हम लेबर एग्जैक्टली वो काम नहीं कर पाएगी, हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स नहीं है प्रॉपर अपने फैक्टर्स को लेकर। नेक्स्ट, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, कि अब पुअर कोऑर्डिनेशन है कि हम जितने ज्यादा हमने वेरिएबल फैक्टर्स लगाए, अब उनकी क्या होती जा रही है कि जितना काम हम कर सकते थे अब उसको ना करके वो क्या कर रहे हैं, उससे कम काम कर रहे हैं। देखो एक प्रोडक्शन हाउस है, वहां पर 5 लेबर्स मिलकर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि पर जो आपकी प्रोडक्शन आई पर लेबर की वो आई 20 यूनिट्स की। अब मैं और ज्यादा अगर 10 हम लेबर लगा देते हैं, 10 लेबर लगाने से पर यूनिट कितना आया 10 यूनिट्स की, लेकिन उनकी एफिशिएंसी कितनी थी 20 यूनिट्स की, यानी कि अब उसने क्या कर दिया, जो जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं उनकी एफिशिएंसी जो है लेबर्स की वेरिएबल फैक्टर की वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी कि जो फैक्टर रेशियो है हमारा, जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का रेशियो है वो आइडियल नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर कैसा है, पूर्ण कोऑर्डिनेशन होने की वजह से हमें कैसे रिटर्न्स मिलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब थे हमारे पहले का कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बाद में आए हमने किए कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब इसमें एक पॉइंट आता है आपका पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ। पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ का क्या मतलब है कि कहां पर ये जो लॉ है वो अवॉइड की, मतलब पूरी तरह से हम अवॉइड करना नहीं कह सकते इसको, हम ये कह सकते हैं कि वहां पर हमारा जो फैक्टर रेशियो है वो ऑप्टिमम नहीं। किस केस में नहीं होता, क्या रीजन है पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ, क्यों हमारा पोस्टपोन हो जाता है लॉ, सिर्फ 2 रीजन की वजह से। एक तो इफ देयर इज अ इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, कि अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होती है तो देखो एडवांस टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा और कॉस्ट ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगी। तो वहां पर हम मान के चलते कि इस तरह का लॉ जो है वहां पर पोस्टपोन हो जाएगा, मीन्स अवॉइडेबल हो जाएगा, पूरी तरह से नहीं बट समहाउ इट विल बी अवॉइड। सेकेंड जो है वो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर हमें मिल जाते हैं अपने फैक्टर्स के, जो फैक्टर प्रोडक्शन है उनके परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर हम डिस्कवर कर लेते हैं तो उस केस के अंदर भी हमारा जो ये लॉ है वेरिएबल प्रोपोर्शन ये पोस्टपोन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, कि टोटल प्रोडक्शन और एमपी में कैसा रिलेशनशिप है। देखो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इस डायग्रामेटिकली हम देखेंगे 1 बाय 1, हमारे पास सारे के सारे रिलेशन आ जाएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में एमपी इंक्रीज कर रहा है हमारा, तो टीपी भी इंक्रीज कर रहा है, और टीपी इंक्रीज कर रहा है कौन सी रेट पर, इंक्रीजिंग रेट पर, यानी कि फर्स्ट रिलेशन क्या आया, दैट व्हेन एमपी इंक्रीजेस टीपी ऑल्सो इंक्रीजेस बट एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना। ये जिस पॉइंट पर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना स्टॉप कर देगा इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, यानी कि ऐसा पॉइंट कि जहां से वो इंक्रीज कर रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट वो स्टार्ट होता है, और जहां पर एंड होता है आपका इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, उस पॉइंट। सेकेंड रिलेशन क्या आ रहा है, देखो सेकेंड स्टेज में अब ये देखो क्या कर रहा है, ये डिक्रीज होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये डिक्रीज होता जा रहा है हमारा टीपी क्या हो रहा है, देखो यहाँ से इंक्रीज तो हो रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, सो रिलेशन क्या है, दैट एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइन, एमपी डिमिनिशेस एंड एट द सेम टाइम टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। नेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ पर जहां पर टीपी मैक्सिमम है यहाँ पर एमपी कैसा है, 0, सो व्हेन एमपी इज 0 टीपी इज मैक्सिमम। थर्ड, व्हेन एमपी इज नेगेटिव, नेगेटिव हो गया एमपी, और टीपी क्या हो गया, टीपी यहाँ से जैसे ही नेगेटिव हुआ टीपी डिक्लाइन होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। सो क्या क्या रिलेशनशिप हो गए, दैट फर्स्ट एमपी इंक्रीजेस टीपी ऑल्सो इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी डिक्रीजेस टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी 0 टीपी विल बी मैक्सिमम, एमपी बिकम्स नेगेटिव देन टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइन। तो ये तो रिलेशनशिप था आपका एमपी एंड टीपी में। नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी, एपी और एमपी में क्या रिलेशनशिप, देखो व्हेन MP
एमपी इंक्रीजेस, एपी ऑल्सो इंक्रीजेस। एमपी जब इंक्रीज कर रहा है तो एपी भी इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर देखो एमपी क्या है, ऊपर है एपी से, इसका मतलब एमपी क्या है, ग्रेटर देन है किससे, एपी से। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं दैट एपी इज लेस देन एमपी है। आफ्टर दैट जब एमपी एपी मैक्सिमम है, देखो यहाँ टेबल में देखो एपी मैक्सिमम कब है, 3 के ऊपर, दोनों 3 है। और कट कहां पे करेगा, जहां पर एपी और एमपी इक्वल होते हैं, यानी कि जब एपी मैक्सिमम है तब वहां पर जो एमपी है, एमपी क्या होना चाहिए, एपी के इक्वल होना चाहिए। तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, दैट एपी इज इक्वल्स टू एमपी, मीन्स एपी मैक्सिमम व्हेन एपी इज इक्वल्स टू एमपी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो अब एपी क्या हो गया, यहाँ से डिक्लाइन होने लगा, डिक्लाइन होने लग गया। और एमपी भी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन एपी क्या है, एमपी से ज्यादा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एपी इज ग्रेटर देन एमपी, एपी इज ग्रेटर देन एमपी। यहाँ पर देखो स्टेजेस में हमने डिवाइड नहीं किया, ये तो यहाँ पर लाइंस थी इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया, स्टेजेस में डिवाइड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर हमने सिंपल लिखा है कि अगर एपी हमारा जो है देखो इंक्रीज कर रहा है एज लॉन्ग की, तब तक इंक्रीज करता जाएगा जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए एपी एमपी के, यानी कि एपी इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एपी इज लेस देन एमपी, कि जब तक वो एमपी से कम है तब तक वो इंक्रीज करता जाएगा। और स्टॉप कहां पे हो जाएगा, जब एपी इक्वल हो जाएगा एमपी के, ठीक है। एपी मैक्सिमम व्हेन एपी इज इक्वल्स टू एमपी, देन एमपी डिक्लाइंस एज लॉन्ग एज you can say AP declines when AP is greater than MP. Now you can see here कि हमने MP क्या हो रहा है, 0 भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। बट रिमेम्बर वन थिंग स्टूडेंट्स कि AP कभी भी ना तो 0 होता है और ना ही नेगेटिव होता है, इट रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा AP क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो लास्ट रिलेशन क्या आ गया, दैट MP मे बी 0 और नेगेटिव बट AP कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। आज हमने पढ़ा कॉजेज पढ़े, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, हमने पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ पढ़ा, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी एंड रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।